सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। होपफुली कल आपने जो सुना सीखा वो चीजें आपको समझ में भी आई और वो चीजें आपके बहुत काम में पक्की आएगी, इसमें कोई शक नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज के हमारे टॉपिक में बड़े इंपॉर्टेंट वाले दो क्वालिटी ऐसे बोले जाने। क्वालिटी क्यों? क्योंकि हम कौन से चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आइदर अच्छी लगती है या सबसे ज्यादा बॉदर करती है ना। तो इसमें ये दो डिसीज जो आज हमने चुने हैं, उसमें क्या सबसे पहले वो जो बीमारी है उसका नाम है कोई भी टाइप का हार्ट डिसीज, और दूसरा जो है जो हम ले रहे हैं उसका नाम है डायबिटीज। इसमें दोनों डायबिटीज हम कवर करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज और कंजेनाइटल यानी उसको हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, आप लोग आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे आप उनको कृपया अपने तक लिख के रखिए। आपको अनम्यूट होके बाद में पूछना है। जब मैं क्वेरीज का सेशन चालू हो गया ये बोलूंगी तब आपको उस पे आना है। ठीक है, चलते शुरू करते हैं। 5 बज चुके हैं, हमें हमारे समय के लिए बड़ी पाबंदी होती है और समय की वैल्यू करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले तो क्यों ये दोनों बीमारियां आजकल के जमाने में इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है। पहले अगर आप 15 साल पहले की बात करोगे तो 15 साल पहले गिने चुने लोगों में आपको ये बीमारी यानी आइदर डायबिटीज या फिर हार्ट का डिसीज ये पाया जाता था। आज हर घर में है ही, लेकिन हर घर के हो सकता है एक से ज्यादा सदस्यों को ये बीमारी लग गई है। ना सिर्फ आपका शरीर और दिमाग खराब करके जाती है बल्कि आपका पूरा पैकेट भी खराब करके जाती है, पैसों वाला आपका बैंक बैलेंस भी कम करके जाती है। ऐसी महंगी वाली बीमारियां हैं। तो मैं आज आपको बहुत इंफॉर्मेटिव और सिखाने की जो बात है वो बात आसन से और प्राणायाम से रिलेटेड तो है ही, लेकिन सबसे पहले फोकस करना है कि क्यों ये आसन और प्राणायाम आपके लिए बेहद जरूरी है। वो सबक देखते हैं, तो चलते हैं। देखिए, जैसे जैसे जमाना बदलते गया, जो पिछले 10 से 15 सालों में हुआ है वो ऐसे अचानक से नहीं बदला। जो भी आपके शरीर के बदलाव आए हैं, जो आपको डायबिटीज के रूप में तकलीफ दे रहे हैं, हार्ट डिसीज के रूप में तकलीफ दे रहे, वो तकलीफ आपको सबसे पहले यहाँ पे दे रहे हैं। आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस सब बदल गया। खाना पीना बदल गया, शरीर बदल गया, खाना पीना बदल गया, मन बदल गया। मैं ये क्यों बात करी कि खाना पीना बदल गया और मन बदल गया? क्योंकि जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। योग में तो इतना भी कहा है, आयुर्वेद ने भी कहा है कि खाना कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे परोसा जा रहा है, और खाना कैसे कमा के लाया गया है घर पे, इन सब बातों का भी इफेक्ट होता है आपके शरीर में। वो खाना क्या बदलाव लाएंगे। मैं क्यों इस बेसिक से चालू कर रही हूँ? क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारी बहनें ज्वाइन होती है और उन्हीं को आजकल हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी है। पहले तो हमारा स्त्री हार्मोन यानी इस्ट्रोजेन हमें बचाए रखता था, कोरोनरी हार्ट डिसीज से बचाए रखता था, हार्ट अटैक से बचाए रखता था, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बचा के रखा था। अभी देखिए, आप जब रिपोर्ट करते हो मैक्सिमम लोगों के कोलेस्ट्रॉल भी बढ़े हुए आते हैं। बहुत से लोगों को उम्र कितना मैं बोलूंगी, देखो 35 37 में, ये भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, उम्र के 32 पे ही किसी किसी को हाई बीपी की शिकायत लगने लगती है। बराबर आज 6 दिन हो गए। 6 दिन पहले एक लड़की मेरे पास डाइट की कंसल्टेंसी के लिए आई क्योंकि वो बहुत ओवरवेट हो गई और आईटी फील्ड में काम करती है पुणे में। तो यहाँ अपने मम्मी पापा के पास आई थी तो उसके पापा मेरे पास लेके आए कि बहुत वजन बढ़ते जा रहा है। लेकिन उनका कंसर्न कुछ और था जो उन्होंने मुझे तब तक नहीं बताया। जब मैं हिस्ट्री ले रही थी तब उसने बताया कि मुझे स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस के दरमियान उसने बताया कि मुझे 2-3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा इसलिए कि मेरा बीपी अचानक से शूट अप एंड शूट डाउन हो रहा है। उम्र क्या है उस लड़की की? शी इज जस्ट 26, 26 साल की है वो लड़की। अगर 26 साल की लड़की में भी आप सोचिए, अगर
हाई बीपी की शिकायतें आने लगी है, तो जब उम्र बढ़ती है और उम्र के साथ साथ लाइफ चेंजेस होते हैं, तब तो आपको हार्ट के डिसीज आने बहुत, मतलब इट इज वेरी कॉमन। तो मुझे ये कहना है कि टुडे दिस हैज बिकम अ लाइफस्टाइल डिसीज, ये बात ध्यान में रखनी। दूसरी बात, और क्या एक वजह हो सकती है जो अचानक से पिछले 10-15 सालों में इतने ज्यादा मात्रा में हार्ट के ऊपर लोड आना शुरू हो गया? सबसे पहले तो, और सबसे आखिरी में हमेशा मेरे पास खाना, डाइट, ये चीज, ये बात रहती है। वो आपको भी जच जाएगा, पट जाएगा। मैं पटा के पक्का दूंगी। पहले हम लोग कंपल्सरीली घर का खाना खाते थे, कंपल्सरी। साल में 2-3 बार ही होटल जाना होता था। आज हम कंपल्सरीली रोज बाहर जाते हैं, रोज बाहर का खाते हैं। और मालूम है, कुछ कुछ घरों में तो बच्चे बोलते हैं, क्या आज घर का खाना मिलेगा? तो उनको अचरज होता है कि घर का खाना मिलेगा आज, है ना? सो टुडे ईटिंग एट होम या होममेड फूड, ये बहुत बड़ा खजाना बन गया है। कुछ किसी भी पार्टीज में, किसी भी किटीज में, किसी भी प्रोग्राम्स में, कहीं भी आजकल घर पे कोई बनाने की इच्छा नहीं रखता। सब लोग आइदर बाहर से ऑर्डर करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, या फिर खुद उठ के होटल में जाते हैं, ढाबे पे जाते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं। यहीं से जड़ चालू हो गई है आपके हार्ट के ऊपर लोड आने की। कैसे? क्योंकि वो लोग कैसा खाना बनाते हैं? बेचने के लिए। कहाँ से लाते हैं? बेचने के हिसाब से। और क्या करके परोसते हैं? पैसा कमाने के हिसाब से। वहां पे प्यार, ममता, मेरे घर का पोषण हो रहा है, मेरे बच्चों का पोषण हो रहा है, ये भाव, ये भावना कहीं भी नहीं होती है। प्लस कौन सा तेल यूज करते हैं आपको पता नहीं। तेल एक बार का यूज करते हैं या 10 बार तला हुआ यूज करते हैं, आपको पता नहीं। घी समझ के वो जो यूज करते हैं, वो हो सकता है किसी और चर्बी से निकाला हुआ था। ये आजकल आपको भी ऑनलाइन से पता चल चुका है। वनस्पति या डालडा घी, जो आपको पातू भाई, जो हमारे एज के हम लोग सब है, हमको डालडा ये चीज मालूम है। आज के बच्चों को तो ये नाम भी सुन के नहीं मालूम है। ये डालडा में बनाने वाली बहुत सारी चीजें आज होटलों में, ढाबों में बेची जाती है। टेस्ट बहुत बढ़िया आती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। इस होटल का खाना एकदम बढ़िया, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन आपको पता है, एवरी टाइम व्हेन यू ईट, आपका हार्ट लोड की तरफ ऊपर ऊपर जाता है, यानी लोड लेने लगता है। काम करने की जो उसकी क्रिया है, जो 24/7 हम जिंदा है माँ के पेट में, तब तक हमारे डेथ तक हमारी सांसें 24/7, एक एक सेकंड धड़कते रहती है, काम करके रहती है, बिना थके। उसकी एफिशिएंसी कम होती है जब हम बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। तो पहली आपको वार्निंग है, अगर आपको लगता है कि मेरा हार्ट सही रहे, स्ट्रांग रहे, एनर्जेटिक रहे, तो सबसे पहले बाहर का खाना प्लीज कम करिए। अपना ये अभी का सेशन होने का, मैं बराबर 6 बजे मैं सेशन एंड करूंगी। सेशन एंड होने के बाद आंखें बंद करके बैठिए, या कागज पेन लेके लिख के निकालिए कि आप पिछले महीने में कितनी बार बाहर गए। आपको दिखेगा, जो आप 10 से 15 साल पहले इतना ज्यादा नहीं जाते थे, कितना ज्यादा टाइम आपका बाहर जाना और बाहर ईटिंग हैबिट्स बढ़ गई है। तला हुआ, मैदा, जीरो रफेज वाला खाना, और मिठाइयाँ, शुगर, ये सब चीजें बहुत मात्रा में बढ़ी, जिसका डायरेक्टली असर आपके हार्ट पे पड़ता है। आपका हार्ट अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाता, धीरे 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 उसकी कैपेसिटी डाउन होती है, और एक दिन वो अपना सर, कौन सा सर? बीमारी वाला सर पक्का बाहर तो निकाल। तो आपको इस बात पे सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात पे कि हम जो फैक्टर्स आपको हार्ट डिसीज की तरफ लेके जा रहे, वो सभी फैक्टर्स को हम दूर हटाए। तो ये लेके जाना है, ये और एक और yankee एक huyo 15 साल में मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप म्यूट रहिए। आप ज्वाइन भी होते हैं ना, पहले देखिए आप अनम्यूट है क्या, क्योंकि फिर आवाज सबको डिस्टर्ब कर रही, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है? और क्या बदलाव हुआ है ये 10 से 15 साल में? पहले इतना स्ट्रेस, इतना तनाव, इतना टेंशन हम लोगों को नहीं रहता था।
इजीली खाना बना लेते, इजीली बाहर का काम कर लेते थे, इजीली चलिए ठीक है मेहमानों का नादिया। कर लेते थे, इजीली बाकी के लोगों के साथ काम के साथ वर्क प्लेस पे डील करते थे। लेकिन आज ये डीलिंग बड़ा मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, टीनेज वालों को जो हार्मोनल चेंज आ रहे हैं या रिलेशनशिप्स छोटी उम्र में हो रही, उसका स्ट्रेस, बड़े बन जाते हैं, हायर एजुकेशन का स्ट्रेस, एजुकेशन ले लिया, जॉब मिलने की स्ट्रेस, जॉब मिल गई, जॉब में टिके रहने की स्ट्रेस, पैसा कैसे कमाए, उससे ज्यादा पैसा टिका के कैसे रखे, उसका स्ट्रेस, घर में अब माँ बाप बूढ़े बन रहे हैं, दादा दादी है, उनको कौन संभालेगा, उसका स्ट्रेस, अगर कहीं कोई मेडिकल कंडीशन आ जाएंगी तो कैसे हम लोग कोई काम करेंगे, उसका स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस नहीं है? मैं तो कहूंगी हर एक चीज स्ट्रेस के साथ जुड़ के ही आ रही है। जैसे मैग्नेट जुड़ता है ना, वैसा आज वो स्ट्रेस आपसे दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहा। किसने न्योता दिया था? तो हम लोगों ने ही न्योता दिया था। अब हम भुगत रहे हैं कि ये टेंशन, एंजाइटी, तनाव, डिप्रेशन और निराशा, हर चीज पे निराश हो जाते, हर चीज पे निगेटिव भाव आते। मेरे पास 2 दिन पहले से अभी के बैच में मेरी एक लड़की ज्वाइन हुई है, रिसेंटली मैरिड है, 2 महीने हुए उसकी शादी पे। अभी क्लास से जाते जाते उसने मुझे बताया कि मैम आपसे मुझे बात करनी है। तो मैंने कहा अभी आपका क्लास, अभी मुझे ये चालू करना था। मैंने कहा मेरे पास तो सिर्फ 10 मिनट है, मैं 10 मिनट में अच्छी तरह से तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ उसने कहा कि सिर्फ आप सुनो तो मुझे क्या। मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने मुझे बताया कि जब से शादी हुई है मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और मैं कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ और बहुत डल होते जा रही हूँ। अब देखो कितनी सीरियस कंडीशन है। हालांकि वो बहुत बड़े घर से बिलोंग करती है, मैका भी और ससुराल भी, बहुत एडुकेटेड है, मेरे रिलेशन के ही किसी के घर से वो बिलोंग करती है। इतने छोटे बच्चों में स्ट्रेस आने लगा है, इतने छोटे बच्चों को रियलाइज होने लगा है कि हम लोगों को स्ट्रेस आ रहा है और उसकी वजह से हम डिप्रेशन में। तो क्या अभी उसकी उम्र है, 26 साल की है वो, अभी शायद 2 महीने हुए उसकी शादी होती, 26 साल की है। अगर ये स्ट्रेस उसका ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो क्या 32 35 होते होते उसको हार्ट की कोई बीमारी नहीं लगेगी? पक्का लगेगी। प्लस आपका ये क्लास अपना जो चल रहा है ना, ये क्लास हमारी कौन से एज कैटेगरी के लिए चल रहा है? तो 50+। 50+ में मैक्सिमम लेडीज को आइदर मेनोपॉज हो जाता है या मेनोपॉज होने के बहुत नजदीक रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, हार्मोनल चेंज, मेटाबॉलिज्म का चेंज, डाइट का चेंज, और उस सब का इफेक्ट या साइड इफेक्ट इज हाई बीपी या चेस्ट में पेन होना या दम लगना। आपको इसमें से कुछ होता है क्या? जो काम कल तक करते थे वो देखा तो ऐसे लगता है कोई बोझा आ गया. मराठीत आपण म्हणतो ना, खूप दडपण आलंय, आता कसं होईल, या सगळ्यातून मला कसं पार नेता येईल. बिना काम का टेंशन, काम करोगे तब का तो टेंशन अलग बात है, वो तो काम का टेंशन रहेगा, वो काम का सोचने के पहले ही काम का टेंशन आ जाता है। अगर ये सब आपका है तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट वीक बनते जा रहा है। बहुत बार जब तक वो बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम, वो कोलेस्ट्रॉल या वो बढ़ा हुआ शुगर का लेवल, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, वो जब तक एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके आपको सिम्टम नहीं बताता ना, तब तक वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि मेरे शरीर के अंदर इतने बदलाव चल रहे हैं, ये बदलाव हो सकता है मुझे कहीं बहुत नुकसान पहुंचाए। आज ही मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि कोई पूछ रहा था कि ये तो बात सब सही है कि लाइफस्टाइल के इतने सारे गलत चेंजेस की वजह से हमें हार्ट डिसीज हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज करने वाले, जिम में जाने वाले, अच्छा डाइट लेने वाले, काम एंड क्वाइटली पेशेंसली काम करने वाले, ये यंग 30 40 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आके अचानक से क्यों डेथ हो रही है? सोचने वाली बात है। हम क्या बोलते हैं, इतना इनके घर में पैसा है, लेकिन काश भगवान ने थोड़ा सा तो चांस दिया रहता कि कहीं लेके चले जाते, हो सकता है दूसरे इंडिया के बाहर भी लेके चले जाते, इतना पैसा है, लेकिन भगवान चांस नहीं देता है। दे गिव यू लाइफ ओनली वंस, हार्ट एक ही दिया है। आप देखिए, आपको पता है कि हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है, कितने तो डोनर्स के लिए वेटिंग पीरियड में है, छोटे बच्चों से लगा के बड़े तक बैठे हैं कि कहीं कोई
हार्ट का डोनर मिल जाए और हम सेव हो जाए। आपके पास सेव्ड वाला हार्ट है, उसको प्लीज संभाल के रखना है। ये हार्ट, उसके मसल, उसके वॉल वाल्व यानी झड़प म्हणतो ना, अंदर की चकतियां झड़प की, वो, या फिर उसका वॉल यानी उसके मसल्स, ये सब चीजों में अगर बदलाव आ जाए तो वो बदलाव आपको बड़ा नुकसान वाला हो सकता है। और यही बात मैं आपको योग के द्वारा सिखाना चाहती हूँ। अभी तक के इसमें मैंने आपको रीजंस बताए कि क्या क्या हो सकता है आपके साथ। बहुत बार जब डॉक्टर आपको स्ट्रेस टेस्ट करने को बोलता है, तब आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, प्लस ब्लॉकेजेस आ गए। 2 ब्लॉक, 80%, 70%, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। अब तो अचानक से आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। सिर्फ स्टेंट डाल के कोई फायदा नहीं। ऐसी स्टेज आपके घर में, आपके रिलेटिव में सुन के तो आपको पता होगा। अगर आप चाहते हो कि ये मेरी नौबत ना आए, तो आज आपको पूरा आधा घंटा ठीक से सुनना है। सबसे पहले मैं हाई बीपी या लो बीपी, बोथ आर बैड कंडीशंस। लो बीपी भी उतना ही बैड कंडीशन माना जाता है। उल्टा हाई बीपी से भी लो बीपी ज्यादा बैड, ज्यादा गलत ऐसा माना जाता है। हम इस पे बात करेंगे, कैसे हम हमारे हार्ट को संभाल के रखें। आपने बाजार में जाके बहुत प्रेशियस चीज लाखों करोड़ों रुपए डाल के खरीदी है, किचन के किसी कबर्ड में, फ्रिज के अंदर, डाइनिंग टेबल पे, हॉल में, कहीं भी ऐसे रखोगे उसको? कहाँ पे रखोगे? आप तो उसको फिर घर के लॉकर में भी नहीं रखोगे। बाजार में जाके बैंकों में लॉकर खरीदी करके वहां पे बहुत केयरफुली उसको रखोगे, रखते हो ना? अच्छी तरह से बॉक्स बना के, लिख के, उसका पूरा अलग रूप बना के उसको संभाल के रखते हो। ऐसे ही हमें आज से अपने हार्ट को संभालना है। सबसे पहली ट्रीटमेंट, कबूल करिए अगर आपको हार्ट डिसीज है तो है, और उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ। सबसे पहले अपने टेस्ट करवाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने टेस्ट करवा के देखिए कि आपको कौन से लेवल का कुछ प्रॉब्लम है। अगर है तो वो कहाँ तक बढ़ा है, ये बात का पहले ध्यान देना है। दूसरा, जैसे ही आपको पता चलने लगता है कि यस, ये वाली मेरी हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बीपी का हो सकता है, दम लगने की शिकायत हो सकती है, अचानक से नींद में सपने आके कहीं तो बहुत लो फील होता है, ये हो सकती है, कहीं चक्कर आने की शिकायत हो सकती है, या कहीं और दूसरे बहुत सारे सिम्टम है, जैसे चेस्ट पेन है, कहीं कहीं इधर पीठ में या ये लाइन में पेन है। ऐसे अनगिनत सिम्टम है। सिर्फ एक सिम्टम पे आपको रुकना नहीं है, ना ही ये सिम्टम हुआ तो मुझे हार्ट डिसीज रहेगा, इस नतीजे पे आपको तुरंत पहुंचना है, क्योंकि उससे आपकी मेंटालिटी वहां दौड़ने लगती है, आप वापस निगेटिव थॉट में चले जाते हो और वापस हार्ट डिसीज नहीं है तो बच जाएगा। ये स्टेट पे आपको आना नहीं है। क्लियर? तो जब आप जान गए हो कि आपको कहीं ना कहीं लोड आ रहा है या आपका हार्ट वीक होते जा रहा है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वो रीजन है। क्या हमारे पुरखों से चले आते जा रहा है, जिसको हम अनुवंशिकता बोलते हैं या हेरिडिटी बोलते हैं? वो सबसे पहले देखो। आपका डॉक्टर तो आपको पहले पूछेगा ही कि आपके घर में और किसी को है, तो वो ब्यौरा आपका लेंगे। दूसरी बात आपको जज करनी है कि मेरी लाइफस्टाइल कैसी है। रात को सोने से लगा के दूसरे दिन रात को सोने तक वाली मेरी लाइफस्टाइल कैसी है, ये आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू? हम लोग लाइफस्टाइल का ध्यान कहाँ देते मालूम है क्या? आज सुबह उठने से लगा के रात को सोने तक। लेकिन मैं बोलूंगी आपको दूसरे एंगल से देखना चाहिए। आज रात को सोते वक्त क्या मैं स्ट्रेस, टेंशन या निराशा, डिप्रेशन, बहुत गरारा खाना, इन सबको पकड़ के सो रहा हूं क्या? ये देखिए, अगर वो सब आपके नजदीक है, टेंशन को हेलमेट के जैसे निकाल के रखो। गलत सेंटिमेंट यहाँ चुभ रहे हैं, उनको खाली करो, मेडिटेशन करो या प्राणायाम करो, इन चीजों से दूर हटो। तीसरा,
बहुत करारा खाना खाया है, तुरंत सोने मत जाओ। ये बड़ा बैड डाइजेशन, आपको पता है, बैड डाइजेशन ये बहुत बड़ा रीजन है हार्ट डिसीज होने के लिए। पेट की गड़बड़ी के साथ कभी भी आप सोने नहीं जाओगे। क्लियर? ये 3 बातों का ध्यान देना है रात में। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद आप क्या स्टेटस में उठ रहे हो और आप क्या कर रहे हो, इसका पूरा ब्यौरा आंखें मूंद के 5 मिनट बैठ के वहीं पे तय करो कि व्हाट एम आई सपोज टू डू फॉर नेक्स्ट कंप्लीट डे, दैट इज 12 कंप्लीट आवर्स। क्लियर है? यहां तक आ गए? उस लाइफस्टाइल में ये समझिए कि कौन से वाले फैक्टर्स है जो मुझे तकलीफ देते हैं। घर में कोई झगड़ा टंटा या आनाकानी चल रही है, शांत माहौल नहीं है, ऐसे माहौल से अगर आप बाहर जाते हो और काम करते हो, एक टेंशन मैग्नेट के जैसा दूसरा टेंशन खींचता है, और फिर काम नहीं होने की जो एक शुरू हो जाती है ना चीज, वो हर काम में हमें नहीं नहीं या निराशा निराशा मिलते जाती है। दिन की शुरुआत बहुत पावरफुल होनी चाहिए। आज मैं आपको एक टेक्निक सिखाना चाहती हूँ जिससे आप दिन की शुरुआत करेंगे। पीठ गर्दन सीधी करके बैठिए, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करना है, लेफ्ट अंगूठा ऊपर, हाथ नीचे, मन बिल्कुल शांत। आंखें बंद कर ले सब लोग। धीरे धीरे अपने सांसों पे ध्यान अटकाएंगे। बाहर भटकने वाला मन और शांत। हाथ को ढीला नीचे रखेंगे, अपने थाइस के ऊपर, अपने मांडी के ऊपर रखिए हाथ। मन रिलैक्स हो गया, आंखें बंद है। एक प्राणायाम करने जा रहे हैं हम लोग। उस प्राणायाम से भी ज्यादा उसका ब्रीदिंग टेक्निक समझेंगे। हम जा रहे हैं योगिक ब्रीदिंग की तरफ। आंखें बंद, मन शांत। आपको सांसें भर के लेनी है अपने पेट के अंदर और अपने चेस्ट के अंदर। मेरे 5 काउंट होने तक आप सांसें भरते लेंगे। पहले सांसें छोड़ी हुई अवस्था में आ जाइए। सांस भर के लेना शुरू। 1, 2, 3, 4, 5। 2 से 3 सेकंड वहीं रुकेंगे, बाद में सांस छोड़ना शुरू करना है। 1, 2, 3। अभी हम सांसें और डीपली छोड़ेंगे। 6 काउंट में छोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से 2 सेकंड रुकेंगे। 1, 2। सांस फिर से भर के लेना शुरू करते। 5 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5। रुकेंगे 3 सेकंड। 1, 2, 3। बहुत धीरे धीरे गहरी सांसें छोड़ेंगे। अब हम छोड़ने वाले हैं 8 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आंखें खोलें, धीरे धीरे अपनी आंखें। ये टेक्निक से आज से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। अगर आपको इन टेक्निक्स की और जानकारी चाहिए तो रानाज वेलनेस सेंटर का इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उस पे आप जाइए। उस पे आपको ये सब वीडियोस मिलेंगे कि कैसे इसको करना है, कैसे काउंटिंग देना है। ठीक है? यहां तक समझ गया सबको? हाइपरटेंशन का ये वाला पार्ट समझ गया, दिन की शुरुआत कैसे करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हम खाना खा रहे हैं उस खाना खाने में आपको देखना है कहीं ऐसा तेल, ऐसा घी या ऐसा कार्बोहाइड्रेट तो नहीं जा रहा जो हमारे ब्लॉकेजेस को बढ़ाएगा। बाय चांस वैसा खाना जा भी रहा है तो आपको क्या तोलना है, क्या मैं इसके साथ साथ ऐसा भी खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ
जिसमें मुझे सब रफेज मिल रहे हैं, यानी क्या, फाइबर ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में या प्रॉपर मात्रा में आप सलाद खाएंगे, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूला, बीट, स्प्राउट। लेकिन स्प्राउट आप लोग कच्चा नहीं खाओगे। स्प्राउट को आइदर गर्म पानी से निकालिए या एक उबाल लाइए और बिना नमक के खाएंगे सैलड। ध्यान रहिए, आपका अगर बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपका कोई भी ऊपर वाला नमक, ऊपर से डाला हुआ स्प्रेड किया हुआ वाला नमक आपके लिए जहर समान, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आप देखिए कि उस खाने के साथ साथ आपके खाने में ये सब रफेज है या नहीं है। क्लियर? खाना जितना आराम से, जितना शांति से और जितना चबा चबा के खाएंगे, उतना जल्दी डाइजेशन पे उसका असर होगा और वो डाइजेशन सही ढंग से जाकर गैसेस नहीं बनेंगे, और बहुत ज्यादा गैसेस बनना भी हार्ट पे एक लोड होता है। कभी कभी आपने बहुत बार सुना रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम थी लेकिन उन लोगों को एसिडिटी लगा या गैसेस रोज होते हैं ऐसे लगा, और वो बात इग्नोर हो गई और उनकी ये आइदर डेथ हो गई या उनको अचानक से आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। होता है ऐसे, क्योंकि आप उन चीजों को गलत मतलब उसका निकाल लेते हो, क्योंकि रोज ही हाजमा खराब हो रहा है। तो ये रोज का हाजमा खराब होना आपके लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। तो आपको ये रोज का हाजमा खराब होने से बचना है, तो जितना फाइबर पेट में जाएगा उतना बेस्ट। क्लियर? एक बात ध्यान में रखना, आप 50 के ऊपर हो तो आपका मेटाबॉलिज्म 35 वाला काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा खाना 35 वाला ही। तो 35 एज में जो खाना पच जाता था, वही खाना आज 50 में नहीं पच रहा है, इसके लिए नुकसान है। फिर वो खाना आपका डिपॉजिट हो रहा है, मेल में स्पेशली पेट वाला फैट बढ़ जाता है और फीमेल में ओवरऑल फैट बढ़ने लगता है, और वही एक निशानी है, उसका रेशो बढ़ने लगा, जिसको हम हिप वेस्ट रेशो बोलते हैं। ये अगर बढ़ने लगा तो हार्ट पे लोड आ रहा है, ये डायरेक्टली आप समझ जाइए। वो रेशो लेडीज में 0.8 से नीचे चाहिए और मेल में 1 से या 1 तक चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं चाहिए। ये मैं आपको बाद में और फुर्सत से सिखाऊंगी, ये बहुत डिटेलिंग वाला स्टडी है। तो हो गया, हम यहाँ खाने तक आए। खाना खाने के बाद बहुत से लोग 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पी लेते हैं, ये भी हार्ट के लिए लोड वाली बात बन जाती है। आखिर आपके हार्ट को हर जगह पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाना है, हर सेल, हर पेशी की तरफ। लेकिन जब आप खाना खाते हो तो उसको डाइजेशन की तरफ ध्यान देना होता है। अब देखो, एक वही हार्ट है जो बाकी का भी ध्यान रखता है, बाकी के अवयव भी चालू है, साथ साथ आप जो भी खाना खाते हो उसको पचाने का भी काम करना है, उसको ओवरलोड नहीं देना चाहिए। तो खाने के भी मेथडोलॉजीज होते हैं, कब खाए, कैसे खाए, कितना चबाए, कब क्या खाए, ये भी मेथड से हमारे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी में इन सब के उपचार बताए हैं। तो आपको चबा चबा के खाना है, और पानी 1 घुट या 2 से 5 घुट, इससे ज्यादा नहीं। अवॉइड करो तो बेस्ट। आधे घंटे बाद आप जितनी प्यासी उतना पानी पियो। मैंने एक जरूर देखा है कि बहुत से लोग ना हर चीज का ना थोड़ा सा लोड लेते हैं। वो लोड क्या लेते हैं मालूम है? कि इतना पीना ही चाहिए, एट ए टाइम 2-2 गिलास होना चाहिए, ये सब मुझे खाना ही चाहिए। इन चीजों से आप बाहर निकलो, ऐसे मत रखो। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है, भूख लगी तो बॉडी सिग्नल देती है पेट भर गया, प्यास लगी तो बॉडी सिग्नल देती है प्यास लगी, प्यास बुझी है तो भी सिग्नल देती है कि प्यास बुझी है। लेकिन हम कभी कभी, बहुत सारा पढ़ा रहता है, बहुत सारा सुना रहता है, आपको नहीं पता ये इतना पीना ही चाहिए, आप नहीं पीते हो, ये गलत है, आपके हार्ट को ये हो जाएगा, आपके किडनी को वो हो जाएगा, आपका दिमाग ऐसे करेगा। ये सब ना, इन सब रामायण से बाहर निकलो, खुद अपने बॉडी को समझो। हर एक की बॉडी अलग काम करती है, और किसकी बॉडी कैसे काम करती है उस हिसाब से तय होगा आप क्या खाओगे, कब खाओगे, कैसे खाओगे, और हार्ट पे कितना कम लोगे। नेक्स्ट, अब डायरेक्टली 2 मेथडोलॉजीज बताती हूँ मैं आपको, जो आपके हार्ट को रिलीफ देने का काम करते हैं। सबसे पहले, मेडिटेशन करना नहीं। मेडिटेशन क्या करता है?
मेडिटेशन आपका दिमाग शांत रखता है, फोकस्ड रखता है। जब दिमाग शांत और फोकस्ड रहता है, तब आपके शरीर में जो कॉर्टिसोल, आपके भी शरीर में कॉर्टिसोल जैसे चीजें होती है, जिसको हम एक आपका फियर का एक रिस्पॉन्स, रिप्लाई देना है कि रिस्पॉन्स देना है, वो तय करता है। ऐसा वाला एक स्त्राव होता है, वो कॉर्टिसोल यानी शरीर में स्टीरॉयड के रूप में होता है। ये स्टीरॉयड तय करता है कि किसी भी बात को अचानक से टेंशन में लोगे या आराम से सोच समझ के रिप्लाई करोगे, ये तय करता है। और ये बहुत जरूरी है, अचानक हार्ट पे लोड लेना है या आराम से हार्ट को काम करके देना है। इसके लिए मेडिटेशन रोज करिए, बहुत से अलग अलग फॉर्म के मेडिटेशन। आपको नहीं आता है, मैं आपको सिखाऊं, आप सीखिए। सिंपल 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 14 मिनट, जो समय आपको मिले, लेकिन डेली बेसिस पे मेडिटेशन करके, शिथिलीकरण करके, शवासन करके, योग निद्रा लेकर अपने बॉडी के सभी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स को रिलैक्स करना नहीं, ये गोली के जैसे काम करता है, मालूम है। अगर आप कोई भी एक टैबलेट ले रहे हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रहे हो या फिर बीपी के लिए ले रहे हो, और आपने मेडिटेशन डेली चालू किया, तो ये मेडिटेशन आपके लिए गोली का काम करेगा, ये गारंटी। तो आप मेडिटेशन सीखिए, मेडिटेशन की तरफ जाइए। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, हार्ट डिसीज, उसका कोई ऑपरेशन या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, या डॉक्टर ने बोला आपका हार्ट इतना ही परसेंट काम कर रहा है, संभल जाओ, आप सब एक्टिविटी बंद कर देते हो। आप सलाह लो आपके डॉक्टर से कि मुझे कितनी एक्टिविटी अलाउड है, कौन सा एक्सरसाइज अलाउड है। शरीर का चलन वलन होना फिजिकली बेहद जरूरी है। अगर ये काम आपने नहीं किया डेली बेसिस पे, तो फिर से एक लोड इकट्ठा इकट्ठा होकर आपका ये प्रॉब्लम एनहांस करने में मदद जरूर करेगा। दिन भर में आपको 30 मिनट्स का वॉकिंग करिए, योगासन करिए, प्राणायाम तो ये 30 मिनट में नहीं आते, प्राणायाम तो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट डेफिनेटली करना है, करना ही है। पर डे 15 मिनट्स, मैं बताऊंगी आपको कौन से प्राणायाम करने। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का जोर अपने शरीर से निकलने मत दो। जहां पे वहां पे शिथिलीकरण यहाँ पे आता है, मुझे डॉक्टर ने मना किया, मैं नहीं कर सकती, मुझे मना किया वॉकिंग नहीं करो आप, लेकिन डॉक्टर ने बोला रहता है कि महीना भर नहीं करो, 1.5 महीना नहीं करो, हम तो पूरा छुट्टी लेकर आ जाते। और वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी वाली छुट्टी आपके हार्ट के लिए फिर से एक बार एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो इससे भी आपको निकलना है। तो कौन से प्राणायाम आप कर सकते हो? सबसे इजी, सबसे बेस्ट और सबको आने वाला बहुत अहम वाला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन क्या करता है? देखो, हमारे यहाँ पे 3 दोष है शरीर के अंदर, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, और 3 गुण है, सत्व, रज, तम। तामसी गुण कम करता है, राजसी गुण को कंट्रोल करता है, और सात्विक गुण को बढ़ाता है। क्या? नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 3 जगह पे कचरे अटके पड़े हैं। पहला कचरा दिमाग में, विचार गंदे वाले, नहीं चाहिए वो, पास मारने वाले, जिसको हम फेंकते नहीं है। पहला कचरा। मन में सेंटिमेंट्स अटके हुए, जगह नहीं है जाने के लिए, जाते तो कई गलत रास्ते चले जाते, वो दूसरा कचरा। और तीसरा कचरा, शरीर के अंदर जब हम खाना खाते, रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मेद, ये शुक्र, ये धातु निकलने के बाद जो कचरा निकलता है, पूरा शरीर के बाहर गिरता नहीं है, वो अटका हुआ विजातीय तत्व वाला कचरा, टॉक्सिन्स। इन तीनों टॉक्सिन्स को, तीनों लेवल के टॉक्सिन्स को जब तक नहीं हटाते शुद्धि क्रियाओं द्वारा, क्या क्या है शुद्धि क्रियाएं? कपालभाति इस शुद्धि क्रिया। बहुत बार बोला जाता है कि हार्ट डिसीज वालों ने कपालभाति नहीं करना चाहिए, यस, लेकिन कितना करना चाहिए भैया मैं बताऊंगी आपको। तो कपालभाति शुद्धि क्रिया, नेति, जल नेति शुद्धि क्रिया है। भस्त्रिका कहीं कहीं लंग्स का शुद्धिकरण करने का काम करता है। फिर पेट की तरफ आएंगे तो अग्निसार, ये भी एक शुद्धि क्रिया है। त्राटक मन की शुद्धि क्रिया है, जो फोकस भी करवाती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। और शंख प्रक्षालन,
ये बहुत बड़ी शुद्धि क्रिया है कि जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में हार्ट डायबिटीज दोनों है प्लस कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए तो शंख प्रक्षालन वंडरफुल एक्टिविटी है, यानी चमत्कार कर सकता है। आपकी कोई कोई गोली बिल्कुल नष्ट हो सकती है। और सबसे बड़ा ख्याल क्या देना है, अगर आप ओवरवेट हो और बहुत इनएक्टिव हो तो एक्टिव बन जाओ, क्रिएटिव बन जाओ और वेट में नॉर्मलाइज बन जाओ। यानी आपका हाइट, वेट, जेंडर मेल फीमेल क्या हो, आपका दिन भर का काम क्या है, उसके अनुसार वो तख्ता बनाया जाता कि आपका वेट कितना रहना चाहिए, क्योंकि ओवरवेट रहना भी हार्ट डिसीज को न्योता है। यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक अगर सबको क्लियर है तो मैं आपको जब डायबिटीज के लिए प्राणायाम सिखाऊंगी तभी आपको कौन सा क्या लेवल पे हार्ट के लिए करना वो भी बताऊंगी। यहां तक क्लियर है? होपफुली क्लियर है। आपके क्वेरीज आप लिख के रखिए, बाई चांस कुछ है तो मैं आपको पीछे लास्ट वाले 5 मिनट दूंगी, वहां पूछ सकते हैं। कमिंग टू डायबिटीज, क्यों डायबिटीज बढ़ा है? हमारे यहाँ पे पैंक्रिया नाम की ग्रंथि है, एक अवयव है हमारा पैंक्रिया, इतना सा है लंबा, उसके अंदर इंसुलिन निकलता है। वो इंसुलिन सिक्रेशन जो होता है, वो इंसुलिन आप जो भी खाते हो, शुगर ही खाना चाहिए जरूरी नहीं है, आप जो भी अनाज भी खाते हो ना, इट इज चेंज्ड इनटू शुगर, इट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड इट इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इनटू लिवर इन द फॉर्म ऑफ शुगर। वो शुगर के फॉर्म में अपने लिवर में भी डिपॉजिट होती है, अपने शरीर में भी उसका कन्वर्जन शुगर में होता है। देखो बाजरी खाते ना हम, बाजरी की रोटी जब खाते हैं तो शुरुआत में आपको बाजरी की रोटी मीठी नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे चबाते जाते हो ना ज्यादा, फिर वो मीठी मीठी लगने लगती है। क्यों मीठी लगती है? क्योंकि बाजरी के अंदर जो भी है कार्बोहाइड्रेट, वो एक एंजाइम की वजह से, टाइलिन की वजह से कन्वर्ट होने लगता है शुगर में। वो प्रोसेस माउथ में ही होने लगती, जब सलाइवा मिक्स होता है तब आपको मुंह में ही बाजरे की रोटी मीठी लगने लगती है। ये एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कैसे ये शुगर में कन्वर्ट होता है। तो ये शुगर जैसे जैसे पेट में जाता है, उसको पचाने के लिए या उसकी ब्लड में जो भी शुगर की लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन काम करता है। हम जितनी बार खाते हैं उतनी बार हमारे पैंक्रिया को सिग्नल जाता है इंसुलिन क्रिएट करने के लिए कि कुछ तो आया है, उसको आपको पचाना है। लेकिन आजकल हम बहुत बार खाते हैं, पहले के जमाने में देखो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना फिनिश, बीच वाला एंचिंग मंचिंग बंद था। अभी हम बार बार बोलते हैं हमको मंचिंग होता है, कुछ खाने का मन होता है। क्यों होता है मालूम है? क्योंकि हम यहाँ से बहुत डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में गए, निराशा में गए, खाने का मन होता है, तान तनाव आया, शुगरी कुछ खाया, अच्छा लगता है, इसके लिए आप खाते हो और उसकी वजह से ओवरवेट होते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, ओवरवेट आप नहीं होंगे, ये ध्यान डायबिटीज के लिए भी रखना है। क्योंकि आज स्ट्रेस जो हमने पहले के लिए बोला वो भी डायबिटीज बनाता है अगर आपको पहले नहीं है। लेकिन अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, पक्का ध्यान देना है कि ये स्ट्रेस, एंजाइटी आपको फिर से लेके चला जाएगा कहाँ पे, टाइप 2 डायबिटीज की तरफ। और आप सबको मालूम होना चाहिए डायबिटीज साइलेंट किलर है, चुपचाप वार करने वाला, कब आपको ऊपर लेके जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कब आपके किसी अवयव को खाली कर देगा मालूम नहीं पड़ेगा, कब आपका पाँव काटने की भी नौबत आ जाएगी, यहां तक डायबिटीज बढ़ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ऑल दीज आर वेरी कॉमन, प्लीज इससे डरो। आंखों की रोशनी जाती है, नंबर फटाफट बढ़ने लगता है, दिखता नहीं है, कितने प्रॉब्लम आते, लंग्स में चेंजेस आ रहे, अंदर वाला कैंसर बढ़ने लगा है। लेकिन बिकॉज डायबिटीज से सेंसेशंस कम हुए, आपको पता ही नहीं चलता कि अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस गलत तरीके से बढ़ रही है और इतने तक बढ़ जाती है कि बहुत बढ़ने के बाद हमें पता चलता, और तब तो बहुत बार पता चलता है कि हमें डायबिटीज है, तब तक तो ये भी नहीं पता लगता कि हम प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। टेस्ट करिए हर साल, हर साल। अगर आप प्री डायबिटिक मोड में, क्यों, अनुवंशिकता से अगर हो तो पक्का करना है, अगर आप ओवरवेट हो तो पक्का करना है, अगर आप बार बार डाइजेशन की गड़बड़ी है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको पक्का करना है।
क्लियर? डायबिटीज के क्या रीजन है, कहाँ से होते, सब नेट पे सब कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मैं उसमें जाऊंगी नहीं। मुझे आपको बताना है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने स्ट्रेस को, वो बोझा वापस हेलमेट की तरफ उतार के रखिए। सबसे पहला काम। हम सोचते कि कहाँ से हुआ रहेगा ये, लेकिन जितना जितना छोटा छोटा तनाव इकट्ठा करते जाते हैं, उतना पैंक्रिया निष्क्रिय होते जाता है, इंसुलिन का बनना कम कम होते जाता है, एंड यू सफर। किससे? ब्लड में अपने आप शुगर बढ़ने लगी है, बढ़ी हुई शुगर नुकसान करने लगी है, और हुआ हुआ नुकसान ऐसा होता है अनरिपेयरेबल, वो रिपेयर होने के भी इसमें नहीं रहता। किडनी अफेक्ट होती, डू यू नो दैट? हाई बीपी की वजह से किडनी अफेक्ट होती है, ज्यादा शुगर बढ़ने की वजह से भी किडनी अफेक्ट होती है। किडनी कितना दिन संभालेगा यार अपने को? ये द्वारपाल है, एक दिन वो भी तो थकेगा ना, चौकीदार है आपका। एक चौकीदार की भी एक हद होती है, वो बोलेगा कितनी बार मैं आपका टॉक्सिन बाहर निकालते रहूं, उसकी भी अपनी कैपेसिटी है। हर एक अंदर के अवयव की अपनी एक कैपेसिटी है, और आप लोग हर बार उनकी परीक्षा ले रहे हो। तो प्लीज जो चीजें एक्सेस कर रहे हो ना, एक्सेस सोच, एक्सेस खाना, एक्सेस विचार, जो सेंटिमेंट को अफेक्ट करता है, एक्सेस एक्सरसाइज, वो भी गलत है, एक्सेस आलस, वो भी गलत है। और जो बातें हमें नहीं पता है, उसका ज्ञान लिए बगैर अज्ञान के साथ चलना, ये भी एक्सट्रीम होते जा रहा है। अगर आप उसके कहीं कतार पे हो, अभी से निकलिए। देर आर सो मेनी मेथडोलॉजीज कि जिसकी वजह से आप अगर एंट्री भी कर चुके हो हाइपरटेंशन में, डायबिटीज के अंदर, बहुत अच्छे मार्ग है। हमने कितने तो केसेस ऐसे सही किए हैं, उनको पीछे लाया है, उनको बचाया है, हार्ट अटैक से बचाया है, दिमाग खराब होने से बचाया है, सेंटिमेंट्स गलत होने से बचाया है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ने से बचाया है। 100 के ऊपर तो कभी कभी काटा भी नहीं पता था आपका वजन, और लोग इजीली 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, कैसे इतने जाने तक आप रुक जाते हो? तब तक भी आपका मुंह पे कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कंट्रोल नहीं है यहाँ। सोच पे कंट्रोल चाहिए, तभी काम होगा। इसके लिए भी मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और योगासन, मंडूकासन जैसा योगासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, नौकासन, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, कितने नाम बताऊं आपको? ये वाला वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मैं आपको योगासन सिखाऊं, लेकिन आपको इन चीजों को समझ के, अच्छे मार्गदर्शक के पास से, अच्छे ट्रेनर्स के पास से सीख के, इन चीजों को आपकी लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। प्राणायाम की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। हर कुंभक, हर इनहेल वाला प्राणायाम, हर अच्छे एक्सेल वाला प्राणायाम आपके इन डिसीजेस को पक्का कम करेगी ही करेगी। आप विश्वास रखो इस बात पे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, कितने मात्रा में करना है, और मेरे लिए कौन सा वाला सही है। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज के लिए कपालभाति बहुत सही है। जैसे आपको पता है डायबिटीज के कपालभाति कैसे करते हैं, सबको पता है, लेकिन ये स्पीड क्या हाइपरटेंशन वाले को ठीक है? क्या ओपन हार्ट सर्जरी वाले को ठीक है? तो नहीं। अगर आपके हार्ट सर्जरी हुई है, तो आपको पक्का सबसे पहले सब रिपोर्ट्स बताइए, और डॉक्टर के पास से सलाह लीजिए, ये इतना करना है, ये इतना करना है, वैसा करना है। लेकिन अगर सिर्फ आपको डायबिटीज है, तो पक्का आपको 1 मिनट में 1 सेकंड में एक, यानी 1 मिनट में 60 बार, और ऐसे 3 सेशन, इतना कपालभाति जरूर करना चाहिए। वो कपालभाति आपका ना सिर्फ क्लिंजिंग करेगा यानी शुद्धि क्रिया, बल्कि आपके अंदर के इंसुलिन को अच्छी तरह से सिक्रेट करने में मदद करेगा। वो चीज आपके आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, इस पे भी असर करेगा, और आपको अच्छे हार्ट और पैंक्रिया प्लस किडनी के अच्छे हेल्थ की तरफ लेके जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम यहाँ भी भूलना नहीं। नाड़ी शोधन कैसे करना है सबको पता है, नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसें लेनी है, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़नी है, फिर राइट से ही फिर से सांसें लेनी है, और राइट बंद करके लेफ्ट से सांसें छोड़नी है। यहाँ होता है आपका एक आवर्तन कंप्लीट। प्लस, अच्छा, मैं कोई अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट है, म्यूट नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए।
जब मैं बोलूंगी तभी अनम्यूट होना, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। प्लीज आप लोग म्यूट रखिए अपने आप को, फिर से बार बार अनम्यूट मत होइए, म्यूट रखना है। मेरा सिर्फ 5 मिनट का काम बाकी है, फिर आपके क्वेरीज आएंगे। मैं कुछ और 2 बातें आपको सिखाना चाहती हूँ। तो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ अभी अनुलोम विलोम, जिसको हम बोलते हैं नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। चलिए सब लोग अपने राइट हैंड को प्रणव मुद्रा में लेके आएंगे। सीधा बैठना सीखो। हर कोई ऐसे बैठता है क्यों? आप आपको अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो आप एक काम कर सकते हो, आप वापस लॉग आउट हो जाइए और लॉग इन करिए वापस। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर है तो हाथ ऊपर करिए। क्लियर है ना? हाँ, सबको बाकी क्लियर है। अगर आपको अनक्लियर है तो हो सकता है आपके वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आया होगा। ओके, तो वापस आउट जाइए और वापस आप रीजॉइन करिए। ओके, तो चलिए करते हैं सब लोग राइट हैंड की प्रणव मुद्रा। इसे बोलते हैं प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा कर ली। पहली 2 उंगलियां अंदर, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं। राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल ओपन करते हैं। लेफ्ट से आपको इनहेल करना है। वी विल इनहेल 4 काउंट लेफ्ट से। राइट बंद है, लेफ्ट से 1 2 3 4। अभी रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करते हैं। राइट से एक्सेल करेंगे 8 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट से ही इनहेल करना है वापस। 1 2 3 4। अभी राइट बंद कर दो, लेफ्ट ओपन करो। लेफ्ट से एक्सेल 8 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाथ निकालिए। मैंने एक इन जनरल आपको बताया, इनहेल यानी सांस लेने की और सांस छोड़ने की मात्रा में 1:2 का रेशो चाहिए। इनहेल 2 काउंट में करते हो, एक्सेल 4। इनहेल 4 काउंट में करते हो तो एक्सेल 8। ये करना चाहिए, ठीक है? मैं वापस आपको एडवाइस देती हूँ कि आप प्लीज, अगर आज तक आपने कुछ नहीं किया, मैंने आज आपको एक बार बताया, इसके लिए आप नहीं करोगे। प्लीज प्रॉपर सीखिए और बाद में ही आप करोगे, उसके पहले आप नहीं करोगे। एक जनरल प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें सिखानी होती है कि प्लीज जितने जल्दी जगोगे उतना सवेरा है। मैं ये चाहती हूँ कि जितना इंडिया में अभी हार्ट डिसीज बढ़ने लगा है, डायबिटीज बढ़ने लगा है, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से सुधरिए। आपके घर में, आपके शरीर के अंदर अगर इन चीजों ने एंट्री ले ली है तो उनको वहीं पे दरवाजे के बाहर तक लेके जाके छोड़िए। उसके लिए आपको जो मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है। लेकिन योग, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड एफर्मेशंस, अच्छी तरह से अपना दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना, ये इजीली पॉसिबल है। हमको लगता है पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में रहे, लेकिन देखो ना, आप खुद अपने मुट्ठी में हो क्या? क्या आपकी सांसें आपके हिसाब से चलती है? क्या आपका दिमाग का विचार आपके हिसाब से चलता है? दिन भर में 60,000 थॉट्स आते हैं, क्या वो आपके हिसाब से चलते हैं? चल सकते हैं, लेकिन उसको कम करो, उसको रेस्ट्रिक्टेड करो। हर शरीर की, हर दिमाग की, हर सेंटिमेंट्स की यानी इमोशन की एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? मुझे और 2 से 3 बातें बतानी है, लेकिन मैं सबसे पहले आपके क्वेश्चंस के लिए चलती हूँ। तो जिसे भी म्यूट करना है वो एक ही व्यक्ति हाथ ऊपर करे, मैं उनको बोलूंगी अनम्यूट होने के लिए, अनम्यूट होके बोले, फिर से तुरंत म्यूट हो जाए। ओके? कौन कुछ पूछना चाहता है तो? हाँ, शोभा दीदी बोलिए। आपको अनम्यूट होना पड़ेगा दीदी। हाँ, हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैं दीदी। कल जय श्री कृष्ण, मेरा रिपोर्ट भेजना चाहती हूँ, कौन से नंबर पर भेजूं? मेरे लास्ट नंबर 5411 है, 5411। लास्ट नंबर अच्छा, 5411 है, उस पे आप हाँ, भेजिए। हम्म ठीक है। हम्म, थैंक यू, थैंक यू, हाँ, थैंक ओके। सूरज झंवर, उनका ये आ रहा है कि मेरा वॉइस नहीं। सूरज जी, मैं आपको कोशिश करूंगी रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ तो मैं आपको पूरा रिकॉर्डिंग भेजने का देखती हूँ। ओके, हाँ वंदना बोलो। अ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल
कल जो तूने बताया ना कि एड़ी पे चलने का, तो मैं ना रात को एड़ी पे चली घूमते वक्त, तो सुबह उठी तो मेरे को कमर में नीचे, अपने यानी सीट के ऊपर कुछ तो भी अलग ही फील हो रहा था, यानी सुबह में उठ ही नहीं पा रही थी जल्दी। तो क्या तो रीजन अभी हो सकता है? हाँ, सबसे पहले तो वंदना कितना चले, कैसे चले, और अपनी चाल कैसी थी। जब हम कोई नया प्रयोग करते हैं तो मैं वो नया, चप्पल हाँ, चप्पल के साथ चले। चप्पल पहन के मैं जस्ट, हाँ, तो वही मैं पूछना चाहती थी कि घर में से वैसे चलना है या बाहर भी? बिल्कुल घर में ही करना है ये। एड़ी के साथ बाहर चलोगे तो गिरने के चांसेस है, और वहां पे जो जमीन होती है ना, उसका डायरेक्टली कमर पे असर होता है। आप ध्यान रखो, आपका फुट टोटली आपके पूरे लेग और कमर को अफेक्ट करता है। ये बहुत गलत बात हो गई। तो अभी उसको सुधारो, अभी 4-5 दिन कुछ करो मत, या फिर मैं पर्सनली बताऊंगी कैसे चलना है। बाहर बिल्कुल नहीं, घर पे ही चलना है, घर पे ही क्योंकि मेरे को चलना बहुत है। अच्छा लग रहा था, वो एड़ी पे चल रही थी ना, तो अच्छा लग रहा था, मेरे ये घुटने में बहुत बहुत अच्छा दर्द ही है। है, बट इट शुड बी लिमिटेड, और यस। कदम भी लिमिटेड होने चाहिए। अभी ओके। हमें रसगुल्ले भाए तो हम पूरा डिब्बा नहीं खाएंगे ना, रोज एक एक रसगुल्ला खाएंगे। हाँ, तो तो वो फिर थोड़ा घर में संभाल थोड़ी के देर वंदना। चलना है। हाँ, हाँ, थोड़ी घर में देर, थोड़ी देर चलना पहले 10 कदम 20 कदम, और उसके बाद आप ये कर सकते हो। हाँ है। मुरलीधर भैया बताइए, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बोलिए। कुछ नहीं, मेरा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वाला है, अभी 1-2 महीने हो गए। ओके, ठीक तो है। मैंने आगे डॉक्टर साहब को सब रिपोर्ट वगैरह बताए, उन्होंने चलने का बोले, मगर तो भी सांस लगती है मुझे थोड़ा थोड़ा। दम लगता है। हाँ। ओके, आप मुझे रिपोर्ट भेजेंगे। हो। मुझे मेरे इस पे रिपोर्ट भेजिए, आपका नाम डालिए, और मैं आपसे डायरेक्टली पर्सनल पे कनेक्ट हो जाऊंगी। ओके। अच्छा, हाँ। हाँ, और क्योंकि दूसरा एक क्वेश्चन। रिपोर्ट देखे बगैर इसके बारे में कुछ भी देखो, अभी बाकी सब लोग भी सुन रहे हैं। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो सब लोगों को लगता है कि मैं भी ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो गलत हो जाएगा। तो मैं एक बार आपका रिपोर्ट देखो, फिर मैं आपको सब बता देती हूँ। तो फिर दूसरा एक, मेरे मिसेस का गुड़गे का ऑपरेशन हो गया है, अच्छा तब उनको व्यायाम कौन से तरीके से करना है, कैसा करना है, ये हमको जरा बताए अच्छा, तो अच्छा। ओके, तो उनको मुझे ये तो सिखाना पड़ेगा सेशंस के साथ, उनको अच्छा, सिखाना पड़ेगा। तो मुझे ठीक। उनका भी रिपोर्ट चाहिए कि कौन से वाले घुटने का ऑपरेशन हुआ, दोनों ऑपरेशन के दोनों पहले वाला घुटने का रिपोर्ट होगा, चाहिए। दोनों घुटने का होगा। हाँ, तो ऑपरेशन के पहले घुटने में जो प्रॉब्लम थी ना, एमआरआई, वो एमआरआई का रिपोर्ट आप डालो मुझे, अच्छी। वो ठीक। रिपोर्ट डालिए। अच्छा, मैं फिर आपसे दोनों के लिए कनेक्ट हो जाऊंगी। ठीक है, चले। ठीक है। तो हाँ, फिर हम अभी घूमने को जाना है, या जाना कि नहीं, मोटरसाइकिल जा, चलाना कि नहीं? चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, आराम से। ठीक। एक बात बताऊं भैया, मैंने पहले आपको एक ट्रीटमेंट बताई, यहाँ से हम ज्यादा बीमार रहते हैं। अच्छा, यहाँ इतने क्वेश्चंस आ जाते, वो क्वेश्चन आपके शरीर से जो कैपेबल है कुछ काम नहीं करने देता। उम्र का 100 साल वाला आदमी भी गाड़ी, साइकिल, पैदल आराम से कर सकता है, लेकिन हम यहाँ से ज्यादा बूढ़े और बीमार हो जाते। आपको वैसे सोच में लाइए, एफर्मेशन दीजिए, मुझे कुछ नहीं है, मैं करूंगा, लेकिन अंडर गाइडलाइन, गाइडलाइन लेके अच्छा, करिए। ओके, ठीक है, आओ। ठीक है। हाँ, हरीश भैया आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, जय श्री कृष्ण अम्मा। जय श्री कृष्ण भैया। मेरा एक प्रॉब्लम मैं क्या है कि जो आपने बताया ना, राइट लेफ्ट नाक से नाक नासिका नासिका से जो प्राणायाम करना है, हम्म, वो स्टार्टिंग लेफ्ट या राइट कोई भी साइड से की है, और नहीं कोई भी उंगली से बंद चालू नाक की है तो चलेगा क्या? नहीं, वापस बताती हूँ, ये सबके लिए लर्निंग रहेगा। देखिए, आपको बराबर मेरा ये लेफ्ट दिख रहा है ना, हाँ, ये राइट लग रहा है ना, आपका राइट, हाँ, आपका राइट, आप वैसे ही देखो, राइट हैंड, राइट हाँ, हैंड लेना है। राइट हैंड का अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल के लिए फिक्स करना है, राइट हैंड का रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए, ये फिक्स। ठीक, ये हो गई हाथ का स्थिति। अभी हमेशा अनुलोम विलोम लेफ्ट साइड से शुरू होता है, लेफ्ट साइड में ही खत्म होता है। तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से पहले सांस छोड़ देंगे, यानी पूर्व स्थिति। अब लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर लेफ्ट बंद करते हैं, राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से ही इनहेल करेंगे, फिर राइट बंद करते हैं,
और लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। लेफ्ट से शुरू हुआ आवर्तन लेफ्ट पे ही खत्म हुआ, ये रूल है अनुलोम विलोम का। तो जी किसी जी भी जी। नासिका से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे राइट हैंड को 2 ही फिंगर है, हाँ, ओके। इसलिए ओके, मैं बोला लेफ्ट हैंड से यूज कर सकता हूँ ना। लेकिन आप लेफ्ट हैंड को क्यों यूज करेंगे? उन्हीं 2 फिंगर्स को यूज करिए ना। अच्छा, फर्स्ट फिंगर और यही है। बस बस जो भी है उनको यूज करिए, आप आराम से यूज करिए। अपने आप को कभी भगवान ने इतना तो दिया है, 2 ही चाहिए, 2 ही दिया, खत्म हो गई बात। 2 ही उंगलियां क्या, चाहिए अपने को। पहले मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे पहले 5 ही उंगलियां थे। शुगर फैक्ट्री में काम करते वक्त हाथ जाने से अच्छा, उंगलियां कट गई। एक्सीडेंटल जो भी है, एक्सीडेंट। 2 तो बाकी है ना, आप हाँ उन्हीं हाँ 2 से काम करिए, जी जी, है बहुत ना। बहुत धन्यवाद आप। यस, थैंक यू। हाँ, और किसी को? हाँ, आशीला बोलो। मॅडम, आपण डायबिटीससाठी बाजरीचं जे सांगितलं, बाजरीची भाकरी खाताना जे काही आपण चावून खाल्लं की त्याची शुगर जास्त त्याच्यात गोड लागायला लागते, तर एखादी व्यक्ती जर बाजरीची भाकरीच खात असेल, म्हणजे भाकरी जर खात असेल डायबिटीस वाले, तर त्यांनी बाजरीची खावी की नाही खावी? खूप खूप जेव्हा थंडी असेल आणि त्यांचं डायजेशन चांगलं असेल तर एखाद्या वेळेला बाजरी खायला हरकत नाही. प्लस बाजरी खाताना पोर्शन कमी करावा. ज्वारी खाल्ली तर अतिउत्तम, कारण ज्वारीमध्ये शुगरी फॅक्टर कमी असतो, फायबर जास्त असतात. हे सगळे इन्ग्रेडियंट बाजरीमध्ये पण असतात, पण बाजरीमध्ये शुगर जास्त असते. त्यामुळे तुम्ही खा. मी एक तुम्हाला सांगू का, तसं पाहायला गेलं ना, तुम्ही साखर पण खाऊ शकता, पण तुम्ही पचवत नाही ना. सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम तो आहे की आपण पचवत नाही. आपण एवढं कामच करत नाही. तुम्ही पोतं उचलायचं काम करा ना, मग त्याच्यातली पोत्यातली अजून एक वाटीभर साखर खा, काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण आपण करतो का तेवढं काम? नाही करत. दॅट इज अ प्रॉब्लेम. इफ यू आर नॉट युटिलायझिंग युअर बॉडी, यू शुड नॉट ईट. मग जर बाजरीची खायची असेल, बिनधास्त खा. मग ज्वारीची 1 खाणार असाल तर बाजरीची अर्धी खा. तर शेवटी ज्वारीचं पण तर शुगरच होणार ना, राईट. मग एका ज्वारीच्या भाकरीतली शुगर अर्ध्या बाजरीच्या भाकरीत मिळत असेल आणि तुम्हाला बाजरी खायची असेल तर खा ना बिंदास बाजरी, काही प्रॉब्लेम नाही. पण लक्ष द्या की एक्सरसाइज करणार, प्राणायाम करणार, जितकी भूक ठेवायची तितकी भूक ठेवणार, 10 वेळा चरणार नाही, हे लक्ष द्यायचं. ओके, नेक्स्ट एनीवन एल्स? हाँ, ज्योति बोलो. ज्योति अनम्यूट होना पड़ेगा. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बोलो. मेरे मिस्टर की बाईपास सर्जरी हुई है, तो माउथ टू माउथ मैंने ऐसा सुना है कि बाईपास वाले मेंबर को काजू खाने को नहीं देना और बीटरूट नहीं देना, तो ये कहाँ तक कितने यस, काजू का right है? तो बिल्कुल सही है, काजू नहीं देना है क्योंकि काजू भरा पूरा रहता है जो हार्ट पे लोड आता है. लेकिन ये दिमाग में लाओ, एक आध टाइम में, महीने में एक आध बार 2-3 काजू खाए तो चलता है. क्लियर? ओके, लेकिन हाँ। हमारा ऐसा रहता ना, काजू खाए तो वो काजू इतने आए ना तो कब पेट में जाते पता नहीं चलता है ना. Yes, और ये favorite सबसे बड़ी कैसे है? प्रॉब्लम है. इतने पसंद हाँ। आते हैं कि पेट में चले जाते हो. तो ध्यान रखिए, हफ्ते में एक आध बार, 15 दिन में, महीने में एक आध बार, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जितना अवॉइड करोगे बेस्ट. दूसरी बात, बीटरूट इज ऑल्सो वेरी हेवी बट इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो आपको इतना एक टुकड़ा बीटरूट का हफ्ते में 3-4 दिन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं. पूरा बीट नहीं खाइए, ओके, एक एक 2 टुकड़े, कोई प्रॉब्लम. यस, नो 1/4 ऑल्सो, 1-2 टुकड़े ही, ओके ओके, सिर्फ 1-2 टुकड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यू. थैंक. हाँ, एनीवन एल्स? हमारे पास 2 मिनट बाकी है, 6 बजने को 2 मिनट है. होपफुली सबके सभी क्वेरीज, सभी तो नहीं होंगे. टॉपिक इतना बड़ा है यार, 1 घंटे में क्या कवर करेंगे? मैं भी पूरा कुछ, मतलब मेरा तो सेटिस्फेक्शन 3 घंटे के बाद भी नहीं होता है. ओके, ऑफ करेंगे. मेरा ये सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है. स्टिल हम बाद में वापस मिलेंगे. मैं